नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट के राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आप लोगों से मैं बात कर रहा था संविधान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आज मैं आपके लिए जिला प्रशासन, इसके अलावा मैं आपके लिए नगरीय इकाई, इसके अलावा मैं आपके लिए पंचायती राज से संबंधित आप लोगों के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। तो बात करते हैं पहले जिला प्रशासन से संबंधित सचिवालय, राजस्थान का मुख्य सचिव और सचिवालय से भी जुड़े हुए मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। सचिवालय, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, पंचायती राज, स्थानीय शासन ग्रामीण वाला और नगरीय प्रशासन जो शहर वाला है, तो इन सब से जुड़े हुए मैं महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा हूं मैं आपसे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, आप मतलब कुछ क्या पूछ रहे हैं, कहां पर पूछ रहे हैं? राज्य में। तो राजस्थान, हमारे राजस्थान राज्य की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ये होता है आपका मुख्य सचिव। आपसे कह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है, तो ये होता है आपका मुख्य सचिव। ध्यान दीजिएगा, सामान्य रूप से लोकतंत्र में आप देखिएगा जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो कहूं कि मैं मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, जो कहूं कि राजनीतिक प्रमुख होता है, अरे राज्य का राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का राजनीतिक प्रमुख तो कौन होता है? मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और आप जानते हैं मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रधान क्यों है, प्रमुख क्यों है? क्योंकि ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो आप देख रहे हैं ये जो मुख्यमंत्री होता है ये मंत्री परिषद का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और इस मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री। तो ये जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्रियों के पास एक स्वतंत्र विभाग होता है और वो अपने विभाग के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रधान होते हैं। मतलब प्रत्येक विभाग का एक न एक राजनीतिक प्रधान होगा, जिसको हम कैबिनेट मंत्री कहते हैं। लेकिन ये जो आगे प्रत्येक विभाग, कोई भी विभाग का जो राजनीतिक अध्यक्ष होगा या फिर राजनीतिक हेड जो होगा, विभाग का जो राजनीतिक हेड होता है वो तो कहलाता है आपका कौन? राजनीतिक, मतलब कोई राजनीतिक विभाग का अध्यक्ष, विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो तो होता है उस विभाग का मंत्री। जैसे शिक्षा मंत्री, आप कहीं चिकित्सा मंत्री, कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, रेल मंत्री, जो भी मंत्री, ये सारे मंत्री उस विभाग के प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं, मतलब राजनीतिक अध्यक्ष होते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो मंत्री है, मान लीजिए आप शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं। तो शिक्षा विभाग का जो हेड होगा वो उसका राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? उस विभाग का मंत्री। ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए, अगर शिक्षा विभाग में कोई कार्य करना है, शिक्षा विभाग में अगर कोई काम करना है, तो इन लोगों को अभी प्रशासन की बारीकियों का ज्ञान नहीं होता, तो इनको इसी बारे में सलाह देने के लिए सचिवालय बनाया जाता है, जहां पर सभी विभागों के ऑफिस, मतलब सारे जो विभाग होते हैं राज्य के, उनके कार्यालय होते हैं और उन कार्यालय का जो अध्यक्ष होता है वो उस विभाग का मंत्री अध्यक्ष होता है। पर इनको इस बारे में जानकारी नहीं होती, तो इन लोगों को, अब ये मंत्रियों को प्रशासनिक जानकारी देने के लिए, इनकी बारीकियों को समझाने के लिए अब ये होते हैं क्या? सचिव। तो ये होते हैं शासन सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, और उन सबके ऊपर सबसे बड़ा जो हेड होता है वो होता है आपका मुख्य सचिव। जिस प्रकार मैं बता रहा था आपको कि राजनीतिक प्रधान जो होता है वो तो होता है मुख्यमंत्री, लेकिन कहूं प्रशासनिक प्रधान यानी सबसे बड़ा जो नौकरशाह होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जो सचिवालय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। तो आगे का यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? तो वो कौन होता है? आपका मुख्य सचिव होता है, जो सचिवालय का हेड होता है, सचिवालय का अध्यक्ष होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब ये सब मिलकर करते क्या है? मुख्य सचिव जो सचिवालय का हेड है वो सब मिलकर क्या करते हैं? विभागों के मंत्रियों को क्या देते हैं? प्रशासन और प्रशासन के बारे में और उसकी बारीकियों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार ये जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है राजस्थान का, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य सचिव कहते हैं, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी। तो ये कौन होता है? आपका मुख्यमंत्री होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी
का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य सचिव के पद पर जो नियुक्ति दी जाती है उसका जो चयन किया जाता है, सामान्य रूप से ये आईएएस अधिकारी होते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, पर ये जो होते हैं इनकी नियुक्ति करता है मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, इनका चयन कौन करता है? तो ऐसे हालत में मुख्यमंत्री कौन करता है, इनका चयन कौन करता है? मुख्यमंत्री। ये जो मुख्य सचिव होता है ये मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। कौन होता है? विश्वास पात्र। और मुख्यमंत्री को जिस पर आप बहुत ज्यादा विश्वास है और ऐसे हालत में ये इसका विश्वास पात्र होता है और अब ये जो है वो प्रशासनिक कहूं कि प्रशासनिक बारीकों के बारे में जानकारी रखता है। तो इसकी नियुक्ति जो इसका जो चयन किया जाता है, जो अधिकारी है, कौन सा अधिकारी? मुख्य सचिव के पद का जो अधिकारी है पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का चयन कौन करता है राज्यों में? तो ये करता है आपका मुख्यमंत्री। आप कहो कि ये खुद अपने हिसाब से प्रशासन में अपने राज्य से किसी भी विश्वास पात्र आईएएस अधिकारी को ये मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त करता है। तो मुख्य सचिव की नियुक्ति या चयन किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? तो अब ये राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 13 अप्रैल 1949। और राजस्थान का सचिवालय कहां पर है? तो वो है जयपुर। तो सचिवालय, राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1949 में हुई थी, 13 अप्रैल 1949। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव कौन बना था? 13 अप्रैल 1919 को अब ये राजस्थान के मुख्य सचिव बनाए गए थे। कौन? आपके के राधाकृष्णन। राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? के राधाकृष्णन। और अभी वर्तमान में कौन है बताइए? वर्तमान में कौन है? के राधाकृष्णन तो राजस्थान के पहले मुख्य सचिव है। अप्रैल 1949 में नियुक्त हुए थे। 1950 तक काम किया था इन्होंने, साल भर ही किया था काम, लेकिन सबसे पहले कौन थे आपके? ये आपके के राधाकृष्णन। मैं आपसे पूछ रहा था वर्तमान कौन है बताइए? हाँ बताइए सोचकर। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। कौन है? सुधांशु पंत। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले कौन बताए? के राधाकृष्णन। 13 अप्रैल 1919 को चयन हुआ था उनका। राजस्थान की प्रथम महिला, यहां पर पूछा राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? तो अब ये थी आपकी कुशाल सिंह, श्रीमती कुशाल सिंह। राजस्थान की एकमात्र और पहली महिला मुख्य सचिव, एकमात्र और पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी आपकी? श्रीमती कुशाल सिंह बनी थी। तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन हो गई आपकी? श्रीमती कुशाल सिंह। आप देखिए आगे आएगा प्रश्न, मैं बताऊंगा आपको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन थे? 5 सितंबर 2024। हाँ, वर्तमान चल रहे हैं, वर्तमान की पूछ रहा है। 5 सितंबर 2024 को कौन थे? 5 सितंबर 2024 को ये रहे सुधांशु पंत। वर्तमान भी कौन है आपके? सुधांशु पंत है। वर्तमान में यही है, इस टाइम पर 5 सितंबर 2024 को इस पद पर बैठे थे। तो सुधांशु पंत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर आपसे पूछे राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे, तो ये थे आपके के राधाकृष्णन। फिर आपसे पूछे राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी, तो ये मिली थी श्रीमती कुशल सिंह। उसके बाद आपसे पूछ रहे कि वर्तमान कौन है, तो वर्तमान कौन है आज की तारीख में? वर्तमान कौन है? तो आपके कौन है? सुधांशु पंत। ये वर्तमान मुख्य सचिव राजस्थान की। पहले के राधाकृष्णन, पहली महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह, और वर्तमान कौन है आपके? सुधांशु पंत। ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों पर ये बार बार रिपीट होते हैं, पूछ ली जाते हैं आपसे। या तो पहले पूछ ली जाते हैं, या पहली महिला पूछ ली जाती है, या फिर वर्तमान मुख्य सचिव पूछ ली जाती है। पहले राधाकृष्णन, पहली महिला कुशल सिंह, और वर्तमान कौन है? तो सुधांशु पंत। ये आपके राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव है।
प्रश्न नंबर 6, फिर 6, प्रश्न नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न रिपीट हुआ, 6 नंबर रिपीट हो रहा है, 7 प्रश्न तो अलग है लेकिन ये रिपीट है, 7वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? जिला प्रशासन से जुड़े हुए प्रश्न आगे। निम्न में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है? देख लेते हैं कौन सा कार्य नहीं है जिला कलेक्टर का। तो ध्यान दीजिएगा, जिला कलेक्टर, जिलाधीश, जिला प्रशासन, ध्यान दीजिएगा, भू राजस्व का एकत्रीकरण करना बिल्कुल करता है, जिला कलेक्टर का काम है। भू राजस्व का जिले में स्थित सारा भू राजस्व कौन इकट्ठा करता है? तो कलेक्टर। कानून व्यवस्था का रखरखाव करना, बिल्कुल कानून व्यवस्था का रखरखाव भी कौन करेंगे? जिला कलेक्टर करेंगे। आयकर का एकत्रीकरण, आयकर का एकत्रीकरण करने का काम इनका नहीं है। आयकर का एकत्रीकरण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग करता है। भू दस्तावेजों का रखरखाव बिल्कुल करेगा, भू राजस्व ले रहा है तो भू दस्तावेजों का रखरखाव भी करेगा, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण नहीं करता। आयकर का एकत्रीकरण आयकर विभाग करेगा। तो ऐसी हालत में यहां पर कौन सा वाला अलग हो जाएगा इनसे? कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से? ये भी सही है, ये भी सही है। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कि यह आयकर का एकत्रीकरण नहीं करता। कौन सा काम नहीं है? तो आयकर का एकत्रीकरण करना इसका कार्य नहीं होता। भू राजस्व भी इकट्ठा करता है, कानून व्यवस्था का भी क्या करता है? रखरखाव करता है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी जिलाधीश है, वो भू राजस्व भू दस्तावेज का रखरखाव भी करता है, लेकिन आयकर का एकत्रीकरण जिला कलेक्टर का कार्य नहीं होता। प्रश्न नंबर 8 हो गया, ये क्रम चलने तो कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? फिर आ गया, ये रिपीट हो गया, बताइए कौन सा नहीं है? आय का एकत्रीकरण करना, अभी अभी बताया था प्रश्न, पिछला प्रश्न, ये 2 बार आ गया प्रश्न। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 8। भारत में जिला प्रशासन में कलेक्टर का पद किस वर्ष बनाया गया था? ध्यान दीजिए, भारत के यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में, भारत में सबसे पहले कहां पर? बंगाल में आप देखिएगा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। यह किया था 1972 में, 1972। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में आप जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था 1772 में। क्षमा कीजिएगा, 1772, 1972 नहीं, 1772 में भारत में सबसे पहले बंगाल में वारेन हेस्टिंग्स ने अब कलेक्टर का पद सृजित किया था। और मैं यहीं पर बता देता हूं, अगर आपसे पूछे भारत में बनने वाले पहले कलेक्टर कौन थे? भारत में बनने वाले पहले कलेक्टर थे रोल्फ शेल्डन। भारत में बनने वाले पहले कलेक्टर कौन थे? रोल्फ शेल्डन। और आगे इस पद को सृजित करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे आपके? वारेन हेस्टिंग्स। कहां पर? बंगाल में। कब? तो 1772 में। और पहले कलेक्टर हो गए कौन? रोल्फ शेल्डन। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 9। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। तो आप देखिएगा, यहाँ पर कोटा में है, अलवर में है, टोंक में है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। आप देखिएगा, इसके अलावा एक जगह पर और है आपके, ये पटवारी जो केंद्र है ये कहां पर है? एक जगह और है आपके। और ये कहां पर है? तो ये है आपके, अब देखिए, एक तो हो गया आपका कोटा, एक हो गया अलवर, एक हो गया टोंक, एक हो गया जोधपुर। एक हो गया कौन सा? जोधपुर। एक हो गया जोधपुर और एक है आपका उदयपुर। समझ आऊंगा।
5 जगह पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल, पटवारी ट्रेनिंग स्कूल 5 जगह पर है, जिसमें कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो कोटा हो जाएगा, एक अलवर हो जाएगा, एक टोंक हो जाएगा, एक जोधपुर हो जाएगा और एक उदयपुर हो जाएगा। लेकिन चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ये पूछ रहा है कहां नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ में नहीं। राजस्थान में कौन सी जगह पटवारी ट्रेनिंग स्कूल नहीं है, तो कहां नहीं है इन विकल्पों में से, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। बाकी आपसे बताया इन 3 के अलावा कोटा, अलवर और टोंक के अलावा एक जोधपुर में है और एक कहां पर है, उदयपुर देवबारी में। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 5 जगह पर पटवारी ट्रेनिंग स्कूल है। तो इस प्रश्न के अनुसार कहां नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है। प्रश्न नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था। अब पंचायती राज से जुड़े हुए प्रश्न आ गए। पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था किससे जुड़ी हुई है, देख लीजिए किससे जुड़ी हुई है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। बिल्कुल, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम क्या बोलते हैं, पंचायती राज कहते हैं। क्या बोलते हैं, पंचायती राज। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन को हम क्या बोलते हैं, नगरीय निकाय। इसको क्या बोलते हैं, नगरीय निकाय। तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन अर्थात क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू होगी, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को हम क्या बोलेंगे, पंचायती राज व्यवस्था बोलेंगे। प्रश्न नंबर 11, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज, भारत में पंचायत राज व्यवस्था का ग्राम पंचायत का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ने नागौर के बगदरी गांव से किया था। पर उस समय जो पंचायत राज बना था, उस समय अभी उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। फिर संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1992। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 1992। ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिनियम था 73वां, इसे पंचायत राज अधिनियम भी कहते हैं। तो इसी के द्वारा आपने क्या किया है, पंचायती राज को कानूनी दर्जा दिया है, कानूनी मान्यता दी है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं 2 बात बता देता हूं इसके बारे में। आप जानते हैं कि हमारे देश में कोई भी कानून बनता है तो वो संसद में बनता है और उसके लिए संसद के दोनों सदन उसको पास करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बन जाता है। तो ऐसे हालत में ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, ये लोकसभा में तो 22 दिसंबर 1992 को पास हो गया था। 22 दिसंबर 1992 को इसको लोकसभा ने पास कर दिया था। और जस्ट अगले ही दिन का मतलब 23 दिसंबर, अगले ही दिन का मतलब हो गया 23 दिसंबर 1992। 23 दिसंबर 1992 को इसने आपकी राज्यसभा ने भी इसको क्या कर दिया था, पास कर दिया था। लोकसभा ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 22 दिसंबर 1992 को पास किया था, पारित किया था, और अगले दिन राज्यसभा ने 23 दिसंबर 1992 को आगे इस अधिनियम को पास कर दिया था। तो अब जिस पर राष्ट्रपति ने विचार करके 24 अप्रैल 1993 को अब हस्ताक्षर करके इसे पूरे भारत में लागू कर। तो इसके द्वारा क्या हुआ, पंचायत राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पंचायती राज को पहली बार क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अभी ये कौन सा अधिनियम है आपका, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, क्योंकि 93 में लागू हुआ है। पास तो हुआ है 1992 में, पर लागू कब हुआ है, ये 93 में। तो 1993 के अनुसार, मतलब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के अनुसार ही आपने क्या किया है, पंचायती राज को कानूनी मान्यता दी है। कानूनी मान्यता देना, संवैधानिक दर्जा देने का मतलब क्या है, संविधान में इससे संबंधित प्रावधान बनाए गए। तो प्रावधान कहां बनाए गए, कानून कहां बनाए गए, अरे संविधान के भाग 9 में। संविधान का कौन सा भाग है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर 243 न तक 243 क से लेकर 243 न तक पंचायती राज से संबंधित कानून बनाए गए हमारे संविधान में। तो पंचायत राज से संबंधित जो आपके कानून है वो कौन, संविधान के कौन से भाग में है, भाग 9 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक, अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 न तक। क को आप ए कह सकते हैं और न को आप ओ कह सकते हैं। 15वां वर्ण, अंग्रेजी का 15वां वर्ण कौन सा हो जाएगा आपका, ओ। और अभी का हिंदी का कौन सा हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा आपका क्या यार, हिंदी का हो जाएगा आपका कौन सा,
ओ। हिंदी का तो हो गया न और अंग्रेजी का हो गया कौन सा? ओ। पहला तो है ए और अंग्रेजी का कहो 15वां तो ओ, और हिंदी में का पहला और न हो जाएगा 15वां। तो इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था, लागू किया गया था। अब ये पास कहां लोकसभा में कब हुआ? तो 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने इसको पास कर दिया, जिस पर 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने क्या किए? हस्ताक्षर कर दिए, उसको देश में लागू कर दिया। तो आगे इसके अनुसार संविधान के कौन से भाग में? भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से लेकर अनुच्छेद 243 न तक पंचायत राज से संबंधित क्या किए गए? प्रावधान किए गए, कानून बनाए। तो पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अभी भी बताया मेरे को, मैंने पिछले प्रश्न में आपको अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 का ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ न तक 15 तक, तो 243 का से लेकर 243 न तक। मैं कहूं अंग्रेजी में तो 243 ए से लेकर 243 ओ तक पंचायत राज से संबंधित क्या किए गए? प्रावधान किए गए, संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस भाग में? तो भाग 9 में। प्रश्न नंबर 13। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 1993 में, लागू हुआ था 23 अप्रैल 1993 को। तो ध्यान दीजिएगा, उस समय पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते समय इन्होंने 11वीं अनुसूची बनाई थी। कौन सी अनुसूची बनाई थी? 11वीं अनुसूची बनाई थी। और इस 11वीं अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित 29 विषय, कितने सब्जेक्ट है यहाँ पर? 29 विषयों को जोड़ा गया था। और अभी जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय, ये किसका विषय? राष्ट्रीय सूची का विषय, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? राज्य सरकार। पंचायती राज जो है वो कौन सी सूची का विषय? राज्य सूची का विषय। और आगे इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची, नई अनुसूची बनी 10 थी पहले, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय जोड़े गए। और पंचायती राज जो है वो किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होता है? राज्य सरकार को होता है। इस प्रकार पंचायत राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है? आपकी 11वीं अनुसूची। और इसमें कितने विषय? तो टोटल 29 विषय। प्रश्न नंबर 14। आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा, क्या पूछ रहा है? ग्राम सभा की परिभाषा पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा की परिभाषा आपसे पूछे, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम पंचायत की परिभाषा, पंचायत राज की, कहीं पंचायत समिति की परिभाषा या जिला परिषद की परिभाषा, तो ये सारी परिभाषा जो दे रखी है ये दे रखी है अनुच्छेद 243 में। कहां दे रखी है? 243, अनुच्छेद 243। और अगर पूछे पंचायत राज की सबसे छोटी संस्था ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किसमें किया है? तो 243 का। 243 में तो क्या है? पंचायत राज से संबंधित ग्राम सभा की परिभाषा। 243 अनुच्छेद 243 में तो क्या है? ग्राम सभा की परिभाषा। और अगर आपसे पूछे ग्राम सभा का गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो 243 का 243A में। इस प्रकार कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दे रखी है? अनुच्छेद 243 में। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में? ये रहा, ग्राम सभा के बारे में अभी बताया मैंने आपको। 243 का अंग्रेजी में कहेंगे तो क्या? 243A। और अगर कहें हिंदी में तो क्या बोलेंगे? 243 का। ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा का जो प्रावधान किया गया है, इसके गठन का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 243 का में किया गया, 243A में। तो ऐसे हालत में ये ग्राम सभा होती क्या है? आप ये ग्राम सभा जो है ये पंचायती राज की सबसे छोटी
पंचायती राज की सबसे छोटी किंतु सबसे शक्तिशाली संस्था होती। पंचायत राज की सबसे छोटी किंतु सबसे शक्तिशाली संस्था होती ग्राम सभा। 243 का में दे रखी है ग्राम सभा। तो पंचायती राज की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली संस्था क्या होती है? आपकी ग्राम सभा होती है। अब आपकी ये जो ग्राम सभा होती है, इसकी बैठक, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार, ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार सरपंच की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सरपंच। इसका ग्राम सभा का अध्यक्ष कौन होता है? सरपंच। सरपंच की अध्यक्षता में आपकी सरपंच के द्वारा ही बुलाई जाती है निम्न 4 तारीखों के 15 दिनों के आसपास। ग्राम सभा की बैठक सरपंच के द्वारा, सरपंच की ही अध्यक्षता में 4 तारीखों के 15 दिनों के आसपास। 4 तारीखों के 15 दिनों से तात्पर्य है, ये मैं 4 तारीखें लिख रहा हूं यहां पर। इन 4 तारीखों के 15 दिनों के पहले या 15 दिनों के बाद, मतलब आसपास 15 दिनों के आसपास बुलाई जाती है। तो आगे एक तो होता है गणतंत्र दिवस, कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। फिर दूसरा आ जाता है आपका मजदूर दिवस। तो मजदूर दिवस कब आता है? आपका 1 मई को आता है। फिर तीसरा आता है आपका स्वतंत्रता दिवस। बताइए कब? 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस कब आता है? 15 अगस्त। और आगे का एक होती है गांधी जयंती। बताइए गांधी जयंती कब मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राम सभा की बैठकें सरपंच के द्वारा, सरपंच की ही अध्यक्षता में निम्न 4 तारीखों के 15 दिनों के आसपास बुलाई जाती है। अब आप देखिएगा, ये जो ग्राम सभा की बैठक होती है, इसमें कौन भाग लेता है? तो इसमें उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के पर्टिकुलर जिस ग्राम पंचायत में बुलाई जानी है ग्राम सभा की बैठक, तो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता इस बैठक में भाग लेते हैं। और अभी वहां पर ग्राम सभा की बैठक में करते क्या है? तो ग्राम सभा की बैठक में उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास के बारे में, उसकी विकास कैसे करना है, ग्राम का विकास कैसे होना है, विकास के बारे में और उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में इस बैठक में चर्चाएं की जाती है। तो ये ग्राम सभा होती है। और ग्राम सभा कौन से अनुच्छेद में डाली गई है? 243A 243 का में, जो पंचायत राज की सबसे छोटी किंतु सबसे शक्तिशाली संस्था होती है। और इसकी बैठक किसके द्वारा? सरपंच के द्वारा, सरपंच की अध्यक्षता में बुलाई जाती है। इस बैठक में कौन भाग लेता है? तो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता भाग लेते हैं। और ये जो बैठक बुलाई जाती है 4 बार, वर्ष में 4 बार बैठक बुलाई जाने का प्रावधान है। सामान्यतः तो पहले 2 बैठकें बुलाई जाती थी, किंतु अब वर्तमान में कितनी बैठकें? 4 बैठकें। तो 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस 1 मई, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के 15 दिनों के आसपास इसकी बैठकें बुलाई जाती है। ग्राम सभा की बैठक में क्या विचार करते हैं? तो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास और उस ग्राम पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं की चर्चा इसमें की जाती है। तो ये ग्राम सभा होती है। कौन से अनुच्छेद में? 243A 243 का। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 16। पंचायत राज के संबंध में कौन सा प्रावधान, कौन सा युग्म गलत है? आपको यहां देखना है। ये विभिन्न प्रावधान यहां पर दे रखे हैं, तो इनमें से आप देख रहे हैं कि कौन सा प्रावधान इनमें से गलत दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन, वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन 243 बिल्कुल ठीक है। 243 में क्या दे रखा है? वित्त आयोग। मैं कल की क्लास में बात कर रहा था जहां मैंने वित्त आयोग, आपको विभिन्न आयोग पढ़ाए थे राजस्थान की। तो अभी वित्त आयोग के गठन का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में आता है? 243 अगर अंग्रेजी में बोलो तो क्या हो जाएगा? तो हो गया ये 8वां। तो 8वां अक्षर कौन सा होता है अंग्रेजी में? ABCDEFGHI, आई हो गया। च 8वां नहीं 9वां। तो ये 9वां कौन सा हो जाएगा आपका? आई। आप लिखिएगा, या तो आप इसको कर ले 243I या बोले इसको 243 इसके बाद पंचायत के लिए निर्वाचन, पंचायत के लिए निर्वाचन गलत। तो पंचायत के लिए निर्वाचन 243 का में तो ग्राम सभा है। अभी भी बताया पिछले प्रश्न में मैंने, 243 का 243A में क्या है? ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है। तो गलत युग्म तो हमने पकड़ लिया। गलत युग्म तो कौन सा है आपका? ये पंचायतों के लिए निर्वाचन नहीं। 243 का में तो क्या दे सकते हैं? ग्राम सभा, ग्राम सभा गठन का प्रावधान किया गया है। आगे देख लेते हैं दूसरे दोनों ऑप्शन। पंचायतों की अवधि 243 अंग में दे रखी है।
स्थानों का आरक्षण बिल्कुल दे रखा है, स्थानों का आरक्षण 33% आरक्षण महिलाओं के लिए बिल्कुल दे रखा है। तो इसमें उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? पंचायत के लिए निर्वाचन 243 क में नहीं है। 243 क में तो क्या है? ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा की का बनाने का गठन है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पंचायतों के लिए निर्वाचन नहीं, गलत। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17। कथन सही नहीं है, यहां भी आपको गलत कथन ढूंढना है। बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था, बिल्कुल था। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने 1928 में सबसे पहले बीकानेर में पंचायत राज अधिनियम बनाया था। इसके बाद राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में हुए थे, सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे, बिल्कुल हुए थे, तभी तो 2 अक्टूबर 1959 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे। इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से किया गया, नागौर के बगदरी गांव से। नागौर में पड़ता है एक बगदरी गांव, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। उसके बाद 1952 में 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, नहीं हुआ, 1959 में लागू हुआ है और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई, बिल्कुल गलत। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। पहला भी सही है, बीकानेर राज्य में 1928 से पहले ग्राम पंचायत अधिनियम पंचायत राज अधिनियम था, बिल्कुल ठीक है। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित हुए थे। इसके बाद पंचायत राज व्यवस्था का पूरे देश में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से उद्घाटन किया था, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कह रहा है 1952 में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम लागू हुआ, नहीं हुआ, पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित हुई, बिल्कुल नहीं हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ये वाला। गलत पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो बिल्कुल पकड़ लीजिए, ये गलत है। बाकी तीनों क्या है यहाँ पर? सही है, बिल्कुल सुमेलित है। प्रश्न नंबर 18। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहां लागू हुई? अभी अभी बात हुई, कहां हुई है लागू? नागौर। सबसे पहले कहां लागू हुई है? नागौर में। नागौर के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अभी के पंचायत राज का उद्घाटन किया था और इस व्यवस्था को नागौर से लागू किया था। सबसे पहले नागौर के बगदरी गांव से। अभी इस समय पर राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और पंचायत राज मंत्री जो थे वो थे नाथूराम मिर्गा। तो ये बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, बलवंत राय मेहता, क्षमा कीजिएगा, बलवंत राय मेहता, जनवरी 1959 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, इसको बलवंत राय मेहता समिति कहते हैं। सो क्या बोलते हैं? बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट नवंबर में दी थी। कब दी थी? नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट दे दी। और रिपोर्ट दी तो इसने अपनी रिपोर्ट में कहा, इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंचायत राज की जो है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायत राज की कौन सी व्यवस्था? त्रिस्तरीय व्यवस्था। पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को अभी का देश में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा कहा किसने? बलवंत राय मेहता समिति ने। त्रिस्तरीय व्यवस्था, अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था कौन कौन सी बताई? तो सबसे निम्न स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। इसने बताया कि सबसे निम्न स्तर पर क्या बनाई जानी चाहिए? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। इसके बाद इस मध्यम स्तर पर होती है पंचायत समिति। मध्यम स्तर पर क्या बनाई जानी चाहिए? पंचायत समिति। आप कह सकते हैं खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर पंचायत समिति बनाई जानी चाहिए। सबसे उच्च स्तर पर आ जाती है आपकी जिला परिषद। सबसे उच्च स्तर पर क्या आ जाती है? जिला परिषद। तो ऐसी हालत में बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। जनवरी 1957 में यह समिति बनाई गई थी, जिसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट देते हुए पंचायत राज की कौन सी व्यवस्था का उल्लेख किया? त्रिस्तरीय व्यवस्था का। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था क्या है?
ग्राम पंचायत निम्न स्तर पर, ग्राम स्तर पर सबसे छोटी संस्था होती है ग्राम पंचायत। इसके बाद मध्यम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर होती है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होता है, जिला परिषद। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। तो अब इसी सुझाव को, इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था का, इसी ग्राम पंचायत का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से किया था। तो ये व्यवस्था आप क्या कह रहे हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहां से लागू की गई, बिल्कुल नागौर से की गई। नागौर से उद्घाटन हुआ था तो वहीं से लागू की गई। ध्यान देना, इस त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव देने वाले कौन थे, बलवंत राय मेहता। इसलिए बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायत राज का जनक कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है, भारत में पंचायत राज का जनक कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना, शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। अब ये 1959 की बात है, तो 1959 में दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। एक चली 50 से 55 तक और दूसरी चली 55 से 60 तक। तो इस समय 59 में कौन सी पंचवर्षीय योजना क्रियान्वित थी, दूसरी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में पंचायत राज का शुभारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज लागू किया गया, किस राज्य में किया गया। आप देख रहे हैं नागौर में किया गया। तो नागौर किस राज्य में पड़ता है, हमारे राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज अधिनियम को, पंचायत राज को लागू किया गया था। पंचायत राज अधिनियम तो बाद में लागू हुआ था 1993-94 में, लेकिन सबसे पहले जब ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ तो इसको सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, राजस्थान। और ध्यान देना, ये जो व्यवस्था थी पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था, इसको अगर आपसे पूछे प्रायोगिक तौर पर कहां लागू करके देखा गया था, प्रायोगिक तौर पर इसको लागू करके कहां देखा गया था, तो आंध्र प्रदेश के शहादत नगर, आंध्र प्रदेश के कौन से, शहादत नगर के कुछ स्थानों पर इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करके देखा गया था। लेकिन पूछे सर्वप्रथम कहां लागू किया, यहां तो एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। और कहां लागू किया सबसे पहले, तो राजस्थान। और अगर पूछते प्रायोगिक तौर पर कहां लागू किया गया, तो आंध्र प्रदेश के शहादत नगर के कुछ स्थानों पर इसे प्रायोगिक तौर पर लागू करके देखा गया था। तो राजस्थान में सबसे पहले पंचायत राज का कहां लागू हुआ है, राजस्थान में। और प्रायोगिक तौर पर कहां एक्सपेरिमेंट किया था, आंध्र प्रदेश के शहादत नगर। प्रश्न नंबर 21, राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है। अभी मैं बताया था सबसे निम्न स्तर कौन सा है, वो है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम स्तर पर कहें तो क्या होता है, ग्राम पंचायत। इसको हम सबसे निम्न स्तर कहेंगे। सबसे छोटा स्तर क्या है यहाँ पर, ग्राम पंचायत। सबसे निम्न स्तर, सबसे कहूं ग्राम स्तर पर होगी ग्राम पंचायत। इसके बाद होता है पंचायत समिति। मध्यम स्तर पर क्या होती है, तो यहाँ पर होती है पंचायत समिति, ये होती है मध्यम स्तर पर। तो इसका उत्तर तो क्या हो जाएगा आपका, पंचायत समिति। मध्यम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, खंड स्तर पर। उसके बाद तीसरी जो संस्था होती है सबसे उच्च स्तर पर होती है, वो होती है आपकी जिला परिषद। जिला परिषद होती है जिला स्तर पर, आप कह सकते हैं सबसे उच्च स्तर पर। तो इस प्रकार दादी के बाद 3 स्तर हो गए। यहाँ पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है। तो सबसे निम्न स्तर पर तो कौन है, ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर पर कौन है, तो पंचायत समिति। और उच्च स्तर पर कौन है, तो जिला परिषद। तो ये मध्यम स्तरीय पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, पंचायत समिति। ब्लॉक स्तर पर होती है, खंड स्तर पर होती है। 1 लाख की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनाई जाती है। तो इस प्रकार मध्यम स्तर पर कौन सी हो जाएगी आपकी, पंचायत समिति। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 22। आ गया है प्रश्न नंबर 22। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। यानी ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था में जो सदस्य होते हैं, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच, तो ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपना त्याग पत्र देते हैं खंड विकास अधिकारी को, BDO,
किसको देते हैं? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको आप बोलेंगे खंड विकास अधिकारी। इसको आप क्या बोलेंगे? खंड विकास अधिकारी। खंड विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच खंड विकास अधिकारी को अपना त्याग पत्र देते हैं, जिसको कहते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और अभी क्या कहा? ये तो ग्राम पंचायत के हो गए, ग्राम पंचायत से संबंधित तो किसको देंगे? बीडीओ को देंगे, खंड विकास अधिकारी को। यहीं पर मैं बता देता हूं आपको। अब ये पंचायत समिति के प्रधान जो होंगे वो अपना त्याग पत्र देंगे जिला प्रमुख को। वो किसको देंगे? जिला प्रमुख। इसके अलावा अभी क्या होता है? जिला परिषद। तो जिला परिषद के जो आप देखिए, जिला परिषद में कौन होता है? जिला प्रमुख। तो जिला प्रमुख देगा किसको? संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख देगा किसको त्याग पत्र? संभागीय आयुक्त को। इस प्रकार ग्राम पंचायत के सदस्य तो अपना त्याग पत्र बीडीओ यानी खंड विकास अधिकारी को देंगे। पंचायत समिति के सदस्य देंगे किसको? जिला प्रमुख को। प्रधान आदि किसको? प्रधान उप प्रधान आदि किसको देंगे? जिला प्रमुख को। और जिला परिषद में होते हैं जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, तो वो किसको देंगे? संभागीय आयुक्त को। ये प्रश्न, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसको देंगे? खंड विकास अधिकारी को देंगे, डेवलपमेंट ऑफिसर को देंगे। आगे चलते प्रश्न नंबर 23। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा, अभी बताया मैंने, पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति की जो हेड होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो होते हैं प्रधान। तो वो अपना इस्तीफा किसे देते हैं? अब ये देंगे किसको? जिला प्रमुख। किसको देंगे? ये जिला प्रमुख को। प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देगा? जिला प्रमुख को देगा। इस्तीफा किसको देगा? तो जिला प्रमुख को देगा। प्रश्न नंबर 24। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान दीजिएगा, जिला आयोजन समिति क्यों बनाई जाती है? ये जिले का विकास करने के लिए, विभिन्न योजनाएं बनाने के लिए जिला आयोजन समिति बनाई जाती है। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख। इसका अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा? जिला प्रमुख। इसका कार्य क्या होता है? जिले में विकास का कार्य करना, जिले में विकास की योजनाएं बनाना। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आपका जिला प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 25। संविधान की 11वीं अनुसूची बताइए, अभी बताई थी आपको, पंचायत राज से संबंधित 11वीं अनुसूची है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध हैं? बताइए कितने विषय बताए थे आपको? 29 विषय। कितने विषय सूचीबद्ध किए गए? इसमें कितने विषय डाले गए? कुल इसमें 29 विषय। कितने विषय इसमें? कुल 29 विषय। और ये जो पंचायत राज से संबंधित विषय है, किस सूची के विषय? राज्य सूची के विषय। तो ऐसे हालत में 11वीं अनुसूची बनाई गई है। संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 क से 243 तक पंचायत राज से संबंधित प्रावधान किए गए और संविधान की नई अनुसूची बनाई गई, 11वीं अनुसूची। और इसमें पंचायत राज से संबंधित कितने विषय? टोटल 29 विषय इसमें जोड़े गए। प्रश्न नंबर 26। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व, पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो अभी ये है आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ये राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत राज संस्थाओं का निर्वाचन करवाने का कार्य किसका होता है? राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ध्यान दीजिएगा, पंचायत राज की 3 संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। एक तो इनका चुनाव भी कौन करवाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। और नगरीय निकाय की भी 3 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम। तो इनका भी चुनाव कौन करवाता है? बिल्कुल राज्य निर्वाचन आयोग ही इसका निर्वाचन यानी चुनाव करवाता है। तो इसका कार्य होता है राज्य पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव करवाने का दायित्व किसका है? तो राज्य निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 27। 1989 में किस समिति, बहुत बढ़िया, 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के
निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी। आप देखिएगा ये सबसे पहले ये बनी थी कौन सी, पी के थुंगल समिति 1989 में। 1989 में पी के थुंगल समिति ने क्या किया था, अब ये पंचायत राज की तीनों संस्थाओं को, स्थानीय शासन की निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। इसके अलावा बी आर मेहता समिति है, तो ध्यान दीजिएगा बी आर मेहता समिति ने पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। बलवंत राय मेहता समिति नवंबर 1957 में, और आप देख रहे हैं त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का काम इन्होंने करवाया था, तो पंचायत राज के जनक कहलाते हैं बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता समिति जो है उसने पंचायत राज की द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, इन्होंने ग्राम पंचायत को खत्म करने की बात कही थी। और सादिक अली समिति, इन्होंने कहा था कि स्थानीय स्वशासन का जो निर्वाचन करवाना है वो बृहत्तर स्तर पर करवाना, बृहत्तर निर्वाचन मंडल की सिफारिश, बड़ा निर्वाचन मंडल की सिफारिश किसने दी है, सादिक अली ने। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी, और बी आर मेहता ने किसकी सिफारिश की, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था, भारत में पंचायत राज का जनक। और पी के थुंगल समिति क्या कह रही है, स्थानीय निकायों को मतलब संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश सबसे पहले किसने की है, पी के थुंगल समिति ने की थी। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 28। पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की सिफारिश किसने की थी, अनुशंसा किसने की थी, तो अशोक मेहता समिति। किसने की थी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में, आप देखिएगा इसने एक तो पंचायत राज की द्विस्तरीय व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत को खत्म करना है, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए का ही गठन रखना है, एक तो ये सिफारिश की थी, और एक क्या सिफारिश की थी, इसने दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की। और ध्यान रखना पंचायती राज के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, इनको अलग से चुनाव चिन्ह दे दिए जाते हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आप, सपा, बसपा ये सब नहीं लड़ते चुनाव, इनकी पार्टी के चुनाव नहीं होते। अब उस पार्टी के सदस्य हो सकते हैं पर उनको अलग से चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, हाथ या कमल का फूल, ये सारे चुनाव चिन्ह इनको प्राप्त नहीं होते। तो दलीय निर्वाचन की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने। साथ ही इन्होंने पंचायत राज की द्विस्तरीय व्यवस्था का भी सुझाव दिया था। प्रश्न नंबर 29। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे भाई, स्थानीय स्वशासन से। किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से। मैंने बताया गया व्याख्या करके आपको, जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी। इसने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का सुझाव दिया था। तो बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे, स्थानीय स्वशासन। और कहें कि ग्रामीण, अगर पूछे पर्टिकुलर तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। प्रश्न नंबर 30। ग्राम सभा का गठन होता है, ग्राम सभा का गठन किससे होता है, मैंने बताया था आगे 243A, अनुच्छेद 243A, या कहो कब, अनुच्छेद 243 कब। तो अब ये ग्राम सभा का जो गठन होता है वो किससे मिलकर होता है, सरपंच, उप सरपंच से मिलकर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से नहीं, सरपंच और उप सरपंच भी नहीं वो बैठते हैं, लेकिन केवल ये नहीं होते, और ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवास कर रही समस्त जनता नहीं आएगी यहाँ पर। ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता, पंजीकृत मतदाता इसमें भाग लेते हैं, इसमें भाग लेते हैं ग्राम सभा की बैठक। तो ग्राम सभा की बैठक जो है वो किससे मिलकर बनती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता, वोट देने वाले लोग जो पंजीकृत है, जो वोट देने का काम करते हैं, तो उनसे मिलकर ग्राम सभा का गठन किया जाता है। किस अनुच्छेद में आती है ग्राम सभा, तो 243A, हिंदी में कहें तो 243A, और हिंदी में कहें तो 243 का। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। ध्यान दीजिएगा, अभी अभी पिछले प्रश्न में बताया था ग्राम सभा की बैठक में कौन भाग लेते हैं, तो उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता, ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता ग्राम सभा की बैठक में भाग लेते हैं।
तो ये जो ग्राम सभा के सभी मतदाता होते हैं, इनका 10% कितना, ग्राम सभा में जितने, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र में जितने भी मतदाता हैं उनका 10%, आप कह सकते हैं 1/10, आप क्या कह सकते हैं 1/10 या 10% मतदाता जब आएंगे उस ग्राम सभा की बैठक में, तभी ग्राम सभा की बैठक मानी जाएगी। गणपूर्ति का मतलब है एक ग्राम सभा की बैठक कब मानी जाएगी, जब उसमें कम से कम कितने, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाताओं का कम से कम कितने 10% मतदाता उसमें भाग लेंगे। आप कह सकते हैं 1/10। तो कुल जनसंख्या का, कुल सदस्य संख्या का, कौन से सदस्य है ये, मतदाता है, ध्यान रखना यहाँ पर सदस्य गलत लिखा है, कुल मतदाता संख्या का कितना 10%, 10%, आधा नहीं, चौथा ही नहीं, पांचवा नहीं, 10 कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य कौन से होंगे, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी मतदाता, जनसंख्या नहीं है पूरी, बिल्कुल नहीं है, कौन से है, केवल वो लोग जो वोट देते हैं, जिनका आपने मतदाता सूची में पंजीकृत है, नाम लिखा हुआ है, वो लोग, उन लोगों की कुल संख्या का कितना 10वां भाग, यानी कितना 10%, आप कह सकते हैं 1/10 मतदाता जब उसमें आएंगे तभी ग्राम सभा की गणपूर्ति पूरी मानी जाएगी, यानी ग्राम सभा की बैठक मानी जाएगी। प्रश्न नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है। मैंने आगे बताया था, ध्यान दीजिएगा, पहले इसका प्रावधान था 2 बैठकों का, पर वर्तमान में पूछे तो 4 बैठकें, मैंने 4 तारीखें भी बताई। ग्राम सभा की बैठक सरपंच की ही अध्यक्षता में 4 तारीखों के 15 दिनों के आसपास बुलाई जाती है। ये 4 तारीखें कौन कौन सी हैं, याद कीजिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उसके बाद कहें मजदूर दिवस तो 1 मई, फिर कहें स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त, फिर कहें गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर। तो कुल मिलाकर इस कहूं कि ग्राम सभा की वर्ष में कुल कितनी बैठकें बुलाई जानी है, न्यूनतम कितनी है, तो 4 बैठकें। ध्यान देना, ये प्रश्न अगर पहले के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो 2 बैठकें, और वर्तमान के संदर्भ में पूछा जा रहा है तो कितनी बैठकें, 4। गणतंत्र दिवस, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती के 15 दिनों के आसपास इसकी बैठक बुलवाई जाती है, सरपंच के द्वारा, सरपंच की अध्यक्षता। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण मिला, यानी कानूनी दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा से 1992 में। 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से। तो आगे महिलाओं को आरक्षण दिया गया पंचायत राज में, तो वो किससे दिया गया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, और आगे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ है 1993 में, पर ये पास कब हुआ था, 1992 में। तो ऐसे हालत में पंचायत में अभी इनको 33% आरक्षण प्राप्त है। महिलाओं को कितना परसेंट आरक्षण प्राप्त है, 33%। इस आरक्षण को कहां दिया गया, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में इसको दिया गया। तो 33% आरक्षण, आप कह सकते हैं 1/3 इनको आरक्षण प्राप्त है। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति ने इस पर 24 अप्रैल 1993 को पूरे भारत में लागू किया था। ये लागू हुआ था पूरे देश में कब, 24 अप्रैल 1993। और आप देखिएगा, इसको भारत के सभी राज्यों को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। कितना समय दिया गया था, सब पूरे भारत के सभी राज्यों को इस अधिनियम को लागू करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया था। तो ऐसे हालत में आप देखिए अंतिम दिन, लास्ट दिन कौन सा हो जाता है हमारा, 23 अप्रैल 1994। 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था। तो ऐसे हालत में 23 अप्रैल को हम राजस्थान में पंचायत राज दिवस मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में ये अंतिम दिन लागू हुआ है। 24 अप्रैल होते तो एक साल एक दिन हो जाता। तो ऐसे हालत में इसको कब लागू किया है, 23 अप्रैल 1994। और भारत में ये कब लागू हुआ है, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। पूरे भारत के सभी राज्यों को 1 वर्ष का समय दिया गया था। तो अभी इसको लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था।
इस अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 के अनुसार इसको लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक, और इसी अधिनियम के तहत चुनाव करवाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। तो इस अधिनियम को राजस्थान सरकार ने कब लागू किया था? 23 अप्रैल 1994 को, अंतिम दिन, लास्ट दिन लागू किया था 23 अप्रैल 1994। तो ये राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 जब लागू होगा उसी के नाम से ये जाना जाएगा। और इसी अधिनियम के द्वारा राजस्थान में पंचायत राज की तीनों संस्थाएं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन वर्तमान में किया जाता है। प्रश्न नंबर 35, पंचायत समिति के सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं? नहीं होते? बिल्कुल नहीं होती। चुनाव होता है इनका, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव किया जाता है। और फिर बाद में इनका चुनाव कैसे किया जाता है? प्रत्यक्ष रूप से, सीधा। पंचायत समिति सदस्य खड़े होते हैं तो उनको सीधा वोट दिया जाता है। और फिर ये जब सदस्य जनता के द्वारा चुन लिए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से क्या कर लिए जाते हैं? चुन लिए जाते हैं। तो अभी ये सारे के सारे सदस्य क्या करते हैं? अपने में से किसी एक को तो अभी प्रधान बना देते हैं। पंचायत समिति की बात हो रही है तो अपने में से किसी एक को तो बहुमत के आधार पर प्रधान बना देते हैं और किसी एक को क्या बना देते हैं? बहुमत के आधार पर उप प्रधान। तो पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और बोले प्रधान और प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जनता ने सीधा किसको चुना है? इन सदस्यों को चुना है। और अब ये सदस्य अपनी बैठक करेंगे और अपनी बैठक में बहुमत के आधार पर एक को तो प्रधान बना देंगे और एक को बहुमत के आधार पर उप प्रधान बना देंगे। तो प्रधान और उप प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जबकि पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ये चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 36, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, क्या नाम है इसका? मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार है? किसकी जिम्मेदारी है इसे आगे इसको क्रियान्वयन करने का, इसको लागू करने का? राज्य सरकार। किसका है ये? राज्य सरकार का काम है, राज्य सरकार का उपक्रम है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना को लागू करने की जिम्मेदारी, जवाबदारी किसकी होती है? राज्य सरकार की होती है, मनरेगा। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? आय का स्रोत है। ग्राम पंचायत की कमाई किससे होती है? ग्राम पंचायत, बताइए किससे होगी? बिक्री कर नहीं, संपत्ति कर नहीं, भूमि कर। किससे होगी? भूमि कर से। भूमि कर, ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या मिलेगा उनको? किसका टैक्स मिलेगा? जमीन का टैक्स मिलेगा, भूमि कर। तो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? यहाँ पर भूमि कर, लगान जिसको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 38, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? यह आया 1 जून 1993 को। ध्यान दीजिएगा, यह है नगरीय निकाय अधिनियम। कौन सा है ये? नगरीय निकाय, नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये भी 1993 में लागू हुआ था, 1 जून 1993 को। ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिनियम था ये भी लोकसभा के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के साथ ही उसी दिन, जिस दिन 73वां पारित हुआ उसी दिन, तो 73वां लोकसभा ने कब पारित किया था? 22 दिसंबर 1992, 22 दिसंबर 1992 को पारित किया था। और इसके अगले ही दिन किसका? राज्यसभा, अगले दिन यानी 23 दिसंबर 1992 को इसको भी, 73वें को भी राज्य इसी दिन लागू किया, इसी दिन पारित किया दोनों ने, और 74वें को भी इसी दिन। पर ये 74वां जो है ये नगरीय से, किससे संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्थानीय स्वशासन,
नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो अभी ये अधिनियम भी लोकसभा के द्वारा 22 दिसंबर 1992 को और राज्यसभा के द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पारित किया गया था, जिस पर राष्ट्रपति ने 20 अप्रैल को हस्ताक्षर कर दिए थे, पर इसे लागू कब किया था? 1 जून 1993 को। तो यह अधिनियम पारित हुआ है, पारित तो हो गया इन दोनों सदनों से 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 1992 को। इस पर 20 अप्रैल को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे, पर इसको लागू कब किया था? 1 जून 1993 को। और यह 74वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय इकाई, नगरीय निकाय की 3 इकाइयां, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर में लागू होने वाला यह अधिनियम पंचायत को, नगरीय इकाइयों को, नगरीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने वाला यह अधिनियम था, जो 74वें नंबर पर पास हुआ था और लागू हुआ था। ये कब? 1 जून 1993। आगे आ रहा है प्रश्न नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? तो अभी ये जो आपका 74वां संविधान संशोधन अधिनियम था, इसके अनुसार नगरीय निकाय को आपने क्या दिया था? संवैधानिक दर्जा था, कानूनी मान्यता दी थी, कानून बनाए थे, संविधान में आपने कानून बनाए थे नगरीय निकाय से संबंधित। और इसी अधिनियम के द्वारा जो 12वीं अनुसूची बनाई गई थी, और इस 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय से संबंधित 18 विषय, 12वीं अनुसूची में नगरीय निकाय से संबंधित कितने विषय? 18 विषय इसमें जोड़े गए थे। तो 12वीं अनुसूची बनाई गई थी। 11वीं अनुसूची तो पंचायत राज से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगरीय पालिका, नगरीय निकाय, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अनुसार अभी इस 12वीं अनुसूची को बनाया गया था, और इसमें नगरीय निकाय से संबंधित कितने विषय? टोटल 18 विषय। करूंगा प्रश्न नंबर 40। आबू यानी माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? याद रखना, राजस्थान में सबसे पहले अगर आपसे पूछे नगर पालिका कहां स्थापित हुई थी, तो माउंट आबू में 1864। कब स्थापित हुई थी? 1864। आप लिख लीजिए। इसके बाद 1866 में अजमेर, 1866 में कहां बनी थी? अजमेर में बनी थी। और 1867 में ब्यावर, अजमेर में पड़ता था ब्यावर, अभी वर्तमान में अलग जिला हो गया ब्यावर, पर यह उस समय पर अजमेर में था। उसके बाद 1869 को जयपुर में। तो राजस्थान में सबसे पहले नगर पालिका का गठन जो किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, वो माउंट आबू में 1864 में किया गया था। फिर उसके बाद राजस्थान में दूसरी नगर पालिका जो बनी वो अजमेर में बनी थी 1866 में, फिर तीसरी बनी थी 1867 में ब्यावर में, और फिर चौथी बनी थी कब? 1869 में जयपुर में। इस प्रकार ये 4 नगर पालिकाएं राजस्थान सरकार ब्रिटिश सरकार, इस समय क्या थी? कौन थी? ब्रिटिश सरकार ने अभी राजस्थान में सबसे पहले तो माउंट आबू में, फिर अजमेर में, फिर ब्यावर में और फिर जयपुर में नगर पालिका का गठन किया था। तो ध्यान दीजिएगा, आज मैंने आपसे बात की है इन नगर पालिका यानी नगरीय निकाय, पंचायती राज और पंचायती राज से संबंधित, उसके बाद आगे जिला प्रशासन और मुख्य सचिव और सचिवालय से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की। अभी अवश्य ही आपको इनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिले।